10th क्लास 11। आज हम बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिससे कि यदि हम कोई चीज को फेंकते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन को लौट के ना आए, अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाए। इसको हम बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की। यदि आपने सब पुराण वगैरह पढ़े हो तो पता है आपको ऑलरेडी, महाभारत में भीम जो यूज करता था वो क्या करता था, आपको देखा होगा कि बहुत से हाथियों को राउंड राउंड घुमा के और ऐसा फेंकता था कि दोबारा अर्थ के सरफेस पर लौट के नहीं आते थे। इसका मतलब ये है कि एस्केप वेलोसिटी की जो बात है बहुत पहले से है, और वो होता है कि यदि ऐसी वेलोसिटी जिसको यूज करने के बाद, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद वो बॉडी अर्थ सरफेस पर लौट के नहीं आए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है फार अवे, यानी कि ऐसा वेलोसिटी जो कि ऐसी वेलोसिटी जो कि दोबारा से किसी बॉडी को देने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल को भी ओवरकम करके बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो भाई, अब एस्केप वेलोसिटी पढ़ने से पहले कि जो हम इसको ड्राइव करेंगे उससे पहले मुझे थोड़ा सा पॉइंट समझाना है आपको, और वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होगी और कैसे होगी, ठीक है ना। तो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं mgh, सिंपल से हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। और यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कहीं पर भी कोई भी अर्थ के सरफेस से हम यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को, यदि मैं इस बुक को अर्थ सरफेस से एक हाइट पर लेके आ रहा हूं तो हमें पता है कि जो वर्क डन किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया सर, इस बॉडी में, इस बुक में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। हम जिसको उतना ऊपर उठाते जाएंगे उतना अधिक वर्क डन करते जा रहे हैं और उतना अधिक इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बाय एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा देखना है यहाँ पर। मैं अर्थ सरफेस से, जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस से मेरा एक पॉइंट, वन पॉइंट जे है और दूसरा पॉइंट मेरा जे है, दो पॉइंट है। किसी भी बॉडी को एक जिसका मास m है, जिसका मास m है, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और इस वर्क डन को निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में निकालना है। थोड़ा समझना है इस चीज को बेटा। यदि मैं इसके पोजीशन, अर्थ के सरफेस को सेंटर मान लूं तो उसके पोजीशन वेक्टर बना दूं, तो इसके पोजीशन वेक्टर r2 और इसका पोजीशन वेक्टर मैं यदि बनाऊं तो कितना होगा, r1 होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि सेंटर से किसी बॉडी को, किसी पॉइंट को मिला देते हैं। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैं दोबारा समझा देता हूं कि मेरे पास दो पॉइंट या तीन पॉइंट स्पेस में है, यदि इनको मैं सेंटर से मिला दूं, ओरिजिन से मिला दूं, तो जो वेक्टर बनता है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनता है, और पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, इतने तो पता है, तो मैंने पोजीशन वेक्टर बना दिया। अब हमें पता है कि वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वर्क डन हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो W इक्वल टू दिखा मैं ऑलरेडी, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन वर्क डन किसके इक्वल होता है सर, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और देखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बन गया वर्क डन, और वर्क डन से क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। यदि हम बात करें कि इससे यदि सब आपस में लिंक्ड हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो हम क्या कह सकते हैं, mgh इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने कह दिया कि हाँ सर बिल्कुल F इनटू ds होता है। लेकिन अब एक चीज और थोड़ा समझाता हूं मैं आपको, कि मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं एक स्टेप पर, और तो आपने पढ़ रखा है फोर्स इक्वल टू mg इनटू ds, क्योंकि अर्थ खींच रही है तो mg इनटू ds। अब सर g की बात आप कर रहे हैं तो g की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कुछ होगी मेरे लाल, ठीक है ना। अर्थ से इस हाइट पर कुछ और होगी और इस हाइट पर कुछ होगी, क्योंकि क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है, चेंज होती जा रही है। और आपको पता है कभी भी हम कोई वेरिएबल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। दोबारा समझना, पूरी पिक्चर दोबारा समझना इसको। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ रखा है mgh
पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, वर्क डन से आई, वर्क डन कहां से आया सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट ds, ठीक है, डॉट लगा देता हूं इसको कंफ्यूज ना हो तो, F डॉट ds इक्वल टू वर्क डन, और ये हम वर्क डन F की बात करें तो F क्या होता है सर, mg इनटू ds, यानी कि mg इनटू ds, और अर्थ के कंडीशन में थोड़ा समझना मिला कि हर पॉइंट पर g की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। अब अर्थ के लिए g कितना होगा, अब क्वेश्चन आता है सर अर्थ के लिए g कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर g कुछ होगा, यहाँ पर स्मॉल g कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यानी कि वेरिएबल चलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अब सरफेस से h हाइट पर g ऑन h हाइट इक्वल टू होता है g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन re, यानी कि क्या हो रहा है, पोजीशन के हिसाब से कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। तो भैया हम यहाँ पर जो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लाल, W इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन, कभी बताया कि इनकी कोई चीज पोजीशन के साथ चेंज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कंटीन्यूअस चेंज हो रही है, और कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन लगेगा। तो W इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि सर हम लोगों ने W इक्वल टू F डॉट ds कर दिया। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको, W इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ mg इनटू ds, थोड़ा सा और मॉडिफाई करें इस स्थान पे, सर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या है सर, पोजीशन वेक्टर है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको दोबारा से थोड़ा मॉडिफाई करके लास्ट स्टेप पर कि W इक्वल टू F डॉट dr, फोर्स, और dr क्या है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कर दिया। वैसे जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है, तो अब लिमिट भी हम लगा सकते हैं पोजीशन वाली, और पोजीशन की लिमिट क्या दिख रही है सर, बॉडी कहां से कहां तक आ रही है सर, r1 से लेके r2 पर आती जा रही है। इसका में क्या फायदा हो जाएगा सर, हमारे जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें एक कांस्टेंट सी नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिट हमने पहले फिट कर दी ऑलरेडी। तो आप दोबारा देखना कि मैं इस स्टेप को यहां से डायरेक्ट जंप करा दूं कि W इक्वल टू क्या हो जाता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, देखना मेरे लाल, r1 से लेके r2, डन बेटा। अब यदि हम F की वैल्यू न्यूटन्स के लॉ के ग्रेविटेशन वाली वैल्यू रख दूं तो हमें कुछ और वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो क्या निकल रहा है r1 से लेके r2, और F की वैल्यू जो न्यूटन ने कहा था वो क्या कहा था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। देखो समझ में आई बात की नहीं, तो dr बाद में लगा देंगे, F की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा F की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोबारा देखना क्योंकि बहुत से वो इसी वाले पे खत्म कंफ्यूज जाएंगे कि इसकी कहां से आ गई। दोबारा देखना बेटा, हमने क्या किया, mgh को कन्वर्ट कर दिया F पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन को हम वहां ना लेके इस फॉर्म में ले आए F डॉट ds में, F डॉट F की दोबारा से वैल्यू रखी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है ना, और dr हमने यहां रख दिया। तो अब हमारे पास वैल्यू निकल के आई ये वाली, थोड़ा समझना इस चीज को बेटा, क्या निकल के आ गया, W इक्वल टू r1 से लेके r2 g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr पोजीशन वेक्टर, डन बेटा। g कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, बॉडी का मास कांस्टेंट है, ठीक है ना। चेंज क्या हो रहा है सर, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पहले बता चुका हूं, जिसके साथ में d लगा हो वो चीज वेरिएबल होती है, ठीक है ना। तो अगले स्टेप पर यदि मैं यहां से वर्क डन ऑलरेडी मैं बताया किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो अगले स्टेप पर हम ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू g m1 m2 यानी कि मास ऑफ बॉडी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ r1 से लेके r2, और जो हो जाएगा r की पावर -2 dr। मैंने क्या किया, कांस्टेंट को उठा के बाहर निकाल दिया, और जो पावर जो नीचे लगी थी उसको हम क्या ले गए, ऊपर ले गए। सिंपल से, कोई कंडीशन, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, एक ही भी स्टेप मिसिंग नहीं है, सब आपको दिख रहा है कि सर कांस्टेंट को बाहर निकाला, जो पावर है पावर को ऊपर ले गए। अकेला यदि यहाँ पे 1/r लिखा होता तो हम लिख देते log x, ठीक है ना, बट यहाँ पे 1/r स्क्वायर से हम log r नहीं लिख सकते, क्या करेंगे, हम r को बढ़ा के ऊपर ले गए। अब मेरा आप देखना, क्या इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू dx, सॉरी dx इक्वल टू क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना बेटा, यही तो होता है। तो बेटा अब देखना यहाँ पर यदि मैं इसको बाहर निकालूं तो एक तो बस माइनस साइन बाहर निकल आएगा, ठीक है ना, -1 बाहर निकल के आएगा। कैसे, थोड़ा देखना, मैं यहीं पर रफ करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं r की पावर -2 का इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिलेगा dx, तो क्या मिलेगा r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, डन बेटा, प्लस c, तो जो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, और यदि मैं प्लस c और इसको अगले स्टेप पे लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन r माइनस प्लस c। देखो क्या हुआ, माइनस आगे चला गया और 1 r की पावर -1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और जो वैल्यू यहाँ पे आ गई, सब में आ गई अभी की कहानी। चलो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू g m1 m2, नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लगा लिया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन r, r1 से लेके r2। बेटा मैंने आपको कंडीशन ले दी उठा के कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है वो कितनी होती है बेलाल, जी m1 m2 1 अपॉन r, लिमिट कुछ भी होती है इसलिए मैंने आपको सिंपल छोड़ दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जिस छोटी सी बात है सर, इन्फिनिटी से लाएंगे तो भैया r जो आप खुद देख रहे हो ना, यहाँ से 1 0 हो जाए, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, वो 0 वैल्यू हो जाएगी वहां पर, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर छोड़ के रख दिया, समझा दिया कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस का साइन लगाया mg g m1 m2 अपॉन 1 अपॉन r, और जो लिमिट आपके हिसाब से छोड़ के रख दिया, जो आपकी मर्जी हो आप उसे यूज कर सकते हैं, डन। तो इस वैल्यू को आप अभी आगे जो पढ़ेगी तो हम इसको ध्यान रखेंगे, आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक्चुअल में इस बार हमने क्यों नहीं बताई आपको डिटेल में इतना इसको, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि उसमें सिलेबस में है भी कि नहीं, और आपको अधिक बार लोड अधिक डालना है मुझे, ठीक है ना। तो वास्तविकता में लास्ट ईयर तक यदि मैं आपको समझाता कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है, तब मैं आपको उसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताता, ठीक है ना। इस बार केवल इतने से काम अब चल जाएगा, तो अधिक आगे पीछे मत भागिए, इससे आप इतना केवल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए एक बार बस, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पॉइंट का, केवल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए बस, कहां से आया मैं आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, -g m1 m2, किस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए। पूरा डेरिवेट करना अच्छा है कि एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने ब्रैकेट में बॉक्स में बना रखा है इसे नोट कर लीजिएगा बस, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, नोट हो गया, ठीक है बेटा। इसको नोट करना है, समझ में आपको आ गया कहां से आएगा, ठीक है बेटा, केवल इसे नोट कर लीजिए बस। इसका यूज हम करेंगे कई बार, इसलिए मैं आपको इसको लेके आया। यदि इसका यूज भी नहीं करते तो मैं इसको भी आपको बताता भी नहीं, लेकिन इसका यूज कई बार हमें करना पड़ेगा, बस इसका यूज कई बार करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको उसको मैंने समझा दिया कि ये कहां से आएगा, ठीक है ना। चलो अब बेटा आते हैं एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन। तो पहले एस्केप वेलोसिटी कैसे पे कुछ लाइन लिख लो, एस्केप वेलोसिटी लिखना बेटा, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी minimum velocity that a body must attain, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, minimum velocity that a body must attain to escape escape gravitational field, to escape gravitational field, डन बेटा, ओके। अब बेटा हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ लिया, अब हमें पता करना है एस्केप वेलोसिटी का कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, बस को निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि मेरे हाथ में यही बॉडी है, ये मेरे हाथ में बॉडी है, चौक है, इसको मैं फेंक रहा हूँ,
अब बेटा समझना इस चीज को, यदि मैं इसको बेटा इसको इस बॉडी को मैं फेंक रहा हूं, कंटिन्यू ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो फिलहाल तो आप इस बॉडी को, यदि मैं कहूं कि सर इस बॉडी की हाइट कितनी है, सर इसकी हाइट होगी अर्थ की सरफेस प्लस आपकी जितनी हाइट है उसी साइड से आप फेंक रहे हैं इसको। तो यदि मैं इसको हाइट मान लूं तो वो कितनी होगी सर, आर ई, अर्थ का सेंटर से आर हो गया सेंटर, आर ई प्लस एच हाइट जितनी आपकी हाइट है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसको इस बॉडी को मैं फेंकूंगा कहां पर, ऊपर की तरफ। तो इसका हमें पता है कि सर हम आप फेंक रहे हैं यानी कि आप इसमें क्या दे रहे हैं सर, आप एनर्जी दे रहे हैं, पक्का एनर्जी दे रहा हूं मैं। सर एनर्जी कौन सी दे रहे हैं सर, आप इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको डेरिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा कि यदि मैं इस बॉडी की टोटल एनर्जी इस जगह पर और टोटल एनर्जी जब हमने इसको फेंक दिया जो अर्थ की सरफेस से पार निकल गई, वहां पर दोनों को इक्वेट कर दें। दोबारा समझना मेरे लाल, क्योंकि सर आप क्या दे रहे हैं सर, आप एनर्जी दे रहे हैं, और यदि मैं इस जगह इस समय की एनर्जी जो आपने दी है इस बॉडी को, और जो बॉडी अर्थ के सरफेस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर निकल जाए, वहां की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तो जो वेलोसिटी इक्वल टू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी मेरे लाल, वेलोसिटी इक्वल टू निकल के आएगी, वो वास्तविकता में क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक, बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा डाइविजन भी नहीं है, सिंपल से समझ में आना भाग से कोई समझाए आपको डिटेल में, मैं इतना समझाने की मूड में रहता हूं, समझाता हूं। टॉपिक सरल होना चाहिए, बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल सरल एनसीईआरटी की तरह। कैसे, दोबारा समझना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने मैंने दोनों एनर्जी समझा दी। एक तो एनर्जी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सर यहां पर भी होगी, और एक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगी बेटा, जहां आप इसको इन्फिनिटी में फेंक देंगे। बात समझ में आ गई ना सर, जब इन्फिनिटी में फेंकेंगे तब वहां की एनर्जी, और जब इस समय आपने जिस वेलोसिटी से फेंका इसकी एनर्जी, दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, टोटल एनर्जी इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, इसमें टोटल एनर्जी से इक्वेट करने के बाद जो वेलोसिटी निकलेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होगी। अब थोड़ा समझना इस चीज को। यदि मैं बात करूं टोटल एनर्जी, मैं इन्फिनिटी की बात करूं, थोड़ा समझा देता हूं आपको, कल मैं डेरिवेट कर दूंगा। टोटल एनर्जी में इन्फिनिटी की बात करूं तो होगी काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी, और काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ये दो चीजें होंगी बेटा। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो अभी आपको बताया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी में 1/r आया था, थोड़ा देखना गौर से, आपको भी नोट कराया मैंने 1/r, और बेटा 1/r, r की वैल्यू क्या रख दूं, इन्फिनिटी। दोबारा समझना इस चीज को, 1/r लिख के आया था पीछे, और r की वैल्यू मैं इन्फिनिटी रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/0, इंटायर टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल आएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, 1/2 mv/f² यानी कि फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है ना। इस वैल्यू को मैं इस समय जिस वैल्यू से मैं फेंकूंगा इसको इक्वेट कर दूंगा, और जो डेरिवेशन निकल के आएगा वो वास्तव में क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी का होगा, ठीक है ना। कल इसको डिटेल में कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।